Hello everyone, let's start with a new chapter, chapter 17, time, value and place of supply. हमने पिछले चैप्टर में व्हाट इज सप्लाई पढ़ा था. अब टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई. कौन से टाइम पे कहलाएगा कि ये जीएसटी तब पे करना है, कौन सी वैल्यू पे जीएसटी पे करना है और कौन सी जगह गिनी जाएगी और कौन से सीजीएसटी को पे करना है, एसजीएसटी कैसे जाएगा, ये सब हम ये चैप्टर में देखेंगे. सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई. आप कोई चीज खरीदने गए तो आपको बिल मिलेगा. अब मैं बिल वर्ड यूज नहीं करूंगी, मैं बोलूंगी इनवॉइस. आपको इनवॉइस मिलेगा, मैं आपको गुड्स दूंगी, आप मुझे कैश दोगे. तीन चीजें होती है, इनवॉइस, गुड्स, कैश. कैश मतलब पेमेंट वर्ड यूज करेंगे. तो जब भी टाइम ऑफ सप्लाई आएगा आपको याद रखना है W.E.E विच एवर इज अर्लियर. शॉर्ट फॉर्म WEE मतलब विच एवर इज अर्लियर. जब भी आप टाइम ऑफ सप्लाई ऐसे बोलेंगे कि आपका टाइम ऑफ सप्लाई, क्वेश्चन कैसा आएगा, आप बताओ आपका टाइम कौन सा है, सप्लाई का टाइम कौन सा गिना जाएगा. टाइम मतलब 2 बजे 3 बजे ये टाइम की बात नहीं कर रहे, डेट की बात कर रहे. टाइम ऑफ सप्लाई. अब जीएसटी समझो, आप मेरे दुकान पे आए और आपने मुझे बोला एडवांस पेमेंट ले लो. ठीक है, आपने मुझे एडवांस पेमेंट दे दी, मैंने आपको 10 दिन बाद गुड्स भेजा है, ये भी पॉसिबल है. जरूरी नहीं कि मैं हाथों हाथ दूं. या फिर ऐसा हो गया कि मैंने आपको पहले बिल दे दिया, इनवॉइस दे दिया, 10 दिन बाद गुड्स भिजवाए और आपने 15 दिन बाद पेमेंट की, ये भी पॉसिबिलिटी है. तो तब कैसे टाइम ऑफ सप्लाई, क्या टाइम गिना जाएगा, ये हम ये चैप्टर में देखेंगे. क्योंकि जरूरी नहीं है आप डायरेक्ट लिया दिया, ये पॉसिबल नहीं है. क्रेडिट पे भी माल लेते हैं, तो तभी टाइम ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 12 दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. सेक्शन 12 गुड्स के लिए, सेक्शन 13 सर्विसेज के लिए. तो लेट्स स्टार्ट विद गुड्स. एकदम ध्यान से सुनना. टाइम ऑफ सप्लाई मीन्स द पॉइंट इन टाइम व्हेन गुड्स हैव बीन डीम्ड टू बी सप्लाइड और सर्विसेज हैव बीन डीम्ड टू बी प्रोवाइडेड. टाइम ऑफ सप्लाई मतलब ऐसा टाइम जहाँ पे गुड्स को क्या बोल दिया गया, ये टाइम पे डीम मान लिया जाएगा कि सप्लाई हो चुका है या सर्विसेज प्रोवाइड कर दी गई है. द टाइम ऑफ सप्लाई इनेबल अस टू डिटरमाइन. टाइम से क्या पता चल सकता है, रेट ऑफ टैक्स, वैल्यू, ड्यू डेट. समझो आप मेरे शॉप पे आए, वापस आओ, आप मेरे शॉप पे आए, आपने मुझे पेमेंट कर दी, एडवांस पेमेंट 12% जीएसटी पे. 1 महीने बाद मेरा टाइम था कि मैं आपको गुड्स दूंगी, तब हो गई है 15% रेट ऑफ जीएसटी. तो अब क्या लेंगे, 12%, 15%? अभी जवाब मत दो, बस ऐसे बोल रही हूँ, कंफ्यूजन रहेगा. तो ये सब चीजें हम ये चैप्टर में देखेंगे. तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट, विच एवर इज अर्लियर, तो आप दिमाग में बैठा ही लो. ठीक है, अब ऊपर यही लिखा है, सेक्शन 12 है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. टाइम ऑफ सप्लाई में भी 4 ये लोग ने बॉक्स दिखे, 4 डिवाइड किए. फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वाउचर्स एंड ऑल अदर इंस्टेंसेस. तो लेट्स स्टार्ट विथ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. सेक्शन 12 सबसेक्शन 1. इधर गलती से फाइल लिखा है, आप कट करके 1 लिख देना. सबसेक्शन 1 में देखो, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है, रीड करना. The liability to pay tax on goods shall arise at the time of supply as determined in accordance with the provisions of this section. ठीक है, ये तो कुछ नहीं था, बोल रहे नीचे बोला उसमें देखो. अब टाइम ऑफ सप्लाई ब्रैकेट में क्या लिखा है, ये डायग्राम में टाइम ऑफ सप्लाई के नीचे अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट, मतलब विच एवर इज अर्लियर. जब भी टाइम ऑफ सप्लाई आपको निकालना होगा, आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है, इनवॉइस और पेमेंट. इनवॉइस मतलब बिल. अब मैं बार बार ये इनवॉइस वर्ड यूज करूंगी. क्या आपको देखना है, इनवॉइस और बिल में से विच एवर इज अर्लियर, ये आपको देखना है. अब उसमें भी ये लोग बोल रहे हैं इनवॉइस मतलब बिल आपने जब रेस किया है. अगर समझो मैंने 10 नवंबर को बिल रेस किया, मुझे करना था 5 नवंबर को, तो क्या गिनेंगे, 5 नवंबर. 5 नवंबर जब करना था, इसमें भी विच एवर इज अर्लियर. समझ में आया. इसमें भी, पेमेंट में भी आएगा. कब आपके बैंक अकाउंट में आया, कब आपने आपकी बुक्स ऑफ एंट्री जो होती है, बुक्स में एंट्री कब की, इसमें भी विच एवर इज अर्लियर. इसका विच एवर इज अर्लियर निकल गया, इसका विच एवर इज अर्लियर निकल गया, फिर जो आएगा उसका भी विच एवर इज अर्लियर. समझ में आया. अब थोड़ा रीडिंग करते हैं. टाइम ऑफ सप्लाई वापस 3 बक्से पे आते हैं. फर्स्ट में क्या है, द डेट ऑफ एक्चुअल इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर. इनवॉइस, पहले इनवॉइस देखेंगे कौन सी डेट है.
बीच में सेकंड बॉक्स में क्या क्या लिखा है, द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू पे। लास्ट डेट कौन सी थी, 5 नवंबर। इसने कब की, 10 नवंबर। ये देखेंगे ही नहीं, 5। अब आप लोग बोलेंगे 10 को करना कर दिया, तो वो अलग पेनल्टी, इधर हमको नहीं देखना है। 10 को करना, 5 को करना था तो डेट 5 ही लेंगे। वो उसकी जो गलती है उसके लिए अलग कॉन्सिक्वेंसेज है, वो इधर अपने को नहीं देखने। ये फर्स्ट और सेकंड बॉक्स समझ में आया। थर्ड, द डेट ऑन विच द सप्लाई रिसीव्स द पेमेंट। और ये जो नीचे ब्रैकेट में लिखा है वो कट कर दूंगी, चलेगा। इनवॉइस और पेमेंट। इनवॉइस में एक और पॉइंट क्या लिखा था, द डे ऑन विच इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस, तो विच एवर इज अर्लियर उसमें भी। ठीक है, अभी तक तो समझ में आ रहा है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स रिसीव्स एन अमाउंट अप टू 1000, मतलब यहाँ पे आपको साइड में लिखना पड़ेगा। ये जो 4 लाइन लिखी है बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर समझो आपने मुझे एडवांस दिया है, आपने मुझे एडवांस दिया है, एक सेकंड, समझो आपने मुझे एडवांस दिया है 10 को, ठीक है, और मैंने इनवॉइस इशू किया 15 को, तो क्या माना जाएगा, 10 डेट देखेंगे, विच एवर इज अर्लियर ना, 10 देखेंगे। तो जो 10 है वो तो एडवांस, अभी कभी भी एडवांस करोगे तो पहले तो क्या ही आने वाला है, पेमेंट वाला ही, क्योंकि विच एवर इज अर्लियर, एडवांस आपने पे कर दिया है, तो डेट हमेशा कौन सी आएगी, अर्लियर वाली। तो ये लोग बोल रहे हैं अगर 1000 तक अमाउंट है तो सप्लायर की मर्जी, उसे अगर इनवॉइस की डेट भी देनी है तो भी चलेगा। क्यों, ये हम क्या पढ़ रहे, इनवॉइस की डेट, ये जो जीएसटी कब पे करना है वो टाइम देना है ना। तो सप्लायर चाहे तो, जो पर्सन है वो चाहे तो, अगर 1000 का एडवांस दिया है ना, तो विच एवर इज अर्लियर तो 1000 हो गया, तो उसे जीएसटी पहले देना पड़ेगा। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर सप्लायर को चाहे तो वो डेट ऑफ इनवॉइस भी रख सकता है और उस दिन जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर सकता है। ये 1000 वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वापस मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपने एडवांस मुझे दिया 500 रुपये का, रुको मैं डेट के साथ बोलती हूँ, ऐसा नहीं, ये पूरा डेट का ही है, सबको वो आता है, जनवरी फरवरी सीखा है बचपन में, ठीक है। आज क्या डेट है, 23। कौन सा आएगा टाइम ऑफ सप्लाई, 15 आना चाहिए। पर यहाँ पे अमाउंट देखो 1000 से कम है ना, तो इसकी मर्जी, और लोग ज्यादातर अगर ऐसा एडवांस आता है तो ये ही देते। क्यों, वो लोग पहले ही एडवांस में पे करेंगे जीएसटी, तो उनके पास पूरा अमाउंट थोड़ी आया है, एडवांस आया है ना। ये समझो अगर 5000 का अमाउंट है, उसने सिर्फ 1000 के अंदर का दिया है, तो ये लोग जीएसटी 5000 पे देना पड़ेगा, तो वो पहले क्यों पे करेंगे। तो 1000 के अंदर तक अगर कोई एडवांस है तो सप्लायर की मर्जी है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते उसे इनवॉइस ही, बट अगर आए तो आपको यही लिखना है कि ऐसे तो इनवॉइस आना चाहिए, क्योंकि सप्लायर के पास ऑप्शन है अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 1, सेक्शन के 7 लर्न करेंगे। ये क्लियर है। अब हम सम्स करेंगे, निकालो बुक्स। अब लैंग्वेज देखना कैसी आएगी, सबको दिख रहा है पीछे, ये तो एकदम इतना इजी समय आएगा ही नहीं, पर प्रैक्टिस। बताओ मुझे टाइम ऑफ सप्लाई। 10। इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं थी, विच एवर इज अर्लियर, तो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई बड़ा लिखो, ठीक है। इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 10। 10 और 12 में से कौन सा अर्लियर है, तो 10 TOS मतलब टाइम ऑफ सप्लाई। इजी, ये तो कुछ भी नहीं था। चलो अब थोड़ा वापस अलग देते, ये आपने एक बार देख लिया, ये छोटे छोटे आपको एग्जाम्पल एक बार नोट करने पड़ेंगे, घर पे जाके आप लिखो, कैसे भी करो। अरे यार
ठीक है, ये बता दो। एक थोड़ा बड़ा और बड़ा, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 15 जन, डेट ऑफ पेमेंट 12 जन, 12 Jan. तो टाइम ऑफ सप्लाई 12 जन, विच एवर इज Earlier. अर्लियर। अब मैं बड़ा लिखती हूँ, ठीक है। सिर्फ इतना क्लियर है बेसिक सबको, विच एवर इज अर्लियर, इतना तो आपको समझ में आ गया। क्या इतना सम आपको देंगे क्या? नहीं. नहीं। अब आ जाते हैं मेन पे, टर्न द पेज। ये जो बॉक्स है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, क्या ये पेज नेक्स्ट वाले, द ड्यू डेट ऑफ द इनवॉइस कैन बी डेसिफर्ड। कब इनवॉइस इशू करना है? एक तो दिया है आपको डिस्क्रिप्शन, एक दिया है आपको इनवॉइस मस्ट बी इशूड। दिख रहे दो कॉलम्स? पहले में क्या लिखा है? वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड। मतलब ऐसा कोई गुड्स है जो मूवमेंट हो रहा है, जैसे मैं एसी अगर सेल कर रही हूँ तो ऐसे मूवमेंट हो रहा है, सेल क्या मूवमेंट ऑफ गुड्स, सब टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा? टाइम ऑफ सप्लाई नहीं, तब क्या ऊपर क्या दिया है? इनवॉइस कब इशू करना है? जब मूवमेंट ऑफ गुड्स है, ऑन और बिफोर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। रिमूवल ऑफ गुड्स मतलब उसकी जब जगह मेरे से निकल गया तो वो हो गया रिमूवल। इनवॉइस कब इशू करना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स। इसका मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ तो ही आएगा। आई होप इससे ज्यादा अब ध्यान से सुनना, मैंने कौन से दो के बीच में कंपैरिजन करने बोला था? इनवॉइस और पेमेंट। अब मैं आपको बोलती हूँ ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व हो रहा है, तो पहले आप देखोगे इनवॉइस की डेट सही है नहीं। इनवॉइस कब होना चाहिए? ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स। गुड्स कब रिमूव हुआ है? 8 को, मतलब या तो 8 तारीख आनी चाहिए या 8 से पहले। क्या इनवॉइस सही इशू है? तो अब इसको नहीं देखेंगे। अब ये दोनों के बीच में विच एवर इज अर्लियर 5, बस। इसका मतलब आपको जब रिमूवल ऑफ गुड्स आता है, जहाँ पे सप्लाई मूवमेंट ऑफ गुड्स आ रहा है, तब आपको पहले देखना है इनवॉइस सही है नहीं। ये वाला पॉइंट मुझे कभी नहीं आया था। मैं क्या तुक्का मारती थी, विच एवर इज अर्लियर, डेट लिख देती थी 5। मुझे लॉजिक भी नहीं पता था। तो अब आप ध्यान से सुनना, अगर जब गुड्स रिमूव हुए तो क्या कंडीशन दी? इनवॉइस कब इशू होना चाहिए? या तो ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स। तो ये बिफोर ही है ना, 8 से बिफोर, तो ये हो गया 5 तारीख डेट, और 5 और 10 में से विच एवर इज अर्लियर 5। अब मैं एक और सम दे रही हूँ, आप खुद ही सॉल्व करोगे। किसी को भी यहाँ तक डाउट? किसी को शर्म आ रही है ना बोलने, हाँ बोलने की डाउट है? चलो एक बार खुद से सॉल्व करो, मैं आपको डायरेक्ट आंसर पूछूंगी। कुछ भी चेंज नहीं किया है सिवाय मैंने 8। अच्छा आंसर बोल रहे हो? हाँ, आंसर 8 है। हाँ, तो पहले आप क्या करोगे? डेट ऑफ रिमूवल कब हुआ? गुड्स रिमूव 8। क्या था? या तो 8 को होना चाहिए या उससे पहले 9 हो गया। ये नहीं देखेंगे, ये विच एवर इज अर्लियर 8।
तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो गया 8, क्या हुआ? क्लियर? 2 मिनट वेट करूं, आप लोग लिख रहे हो, क्या हुआ जी? एक सेकंड के लिए पॉज कर दो। हमने ये बॉक्स में से फर्स्ट वाला क्लियर कर दिया। सेकंड, वेयर द सप्लाई डजंट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। कब हो सकता है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स ही नहीं है? समझो आपका एक घर है और उस पे कोई रेंट पे रह रहा है, ठीक है? तो वो रेंट पे रह रहा है तो उसने नया गीजर लगाया होगा, ठीक है? तो वो गीजर, अब उसका रेंट का पीरियड खत्म हो गया, वो घर छोड़ के जा रहा है। उसने बोला आप ये गीजर आपके पास ही रख दो, मतलब वो फिट है, तो उसने बोला लेके नहीं जा रहा हूँ, आपको मैं सेल कर देता हूँ कम रेट में। क्या गीजर की मूवमेंट हुई? नहीं। डजंट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे क्या होगा, इशू कब, इनवॉइस कब इशू करेंगे? ऑन और बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द रिसिपिएंट। रिमूवल और डिलीवरी वर्ड एकदम सिमिलर है, रिमूवल ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स, बट यहाँ पे मेन है डजंट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। जब ऐसा आता है तब आपको डिलीवरी वर्ड ध्यान में रखना है। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है तो क्या याद रखना है? ऑन और बिफोर तो है ही, लेकिन यहाँ पे वर्ड सिर्फ क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये भी सिमिलर पैटर्न। तो यहाँ तक सबको क्लियर? क्लियर यशवी? चलो अब जो थर्ड एंड फोर्थ है वो अभी अपन नहीं कर रहे। नेक्स्ट, वेरेवर रीड करना। Wherever the date of receipt of payment is relevant to determining the time of supply of goods, such date would be considered to be the earlier of कि whichever is earlier। इसमें भी पेमेंट के टाइम मैंने क्या बताया था? एक तो बैंक अकाउंट और एक अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, इसमें भी whichever is earlier। तो इसमें फर्स्ट क्या है? डेट ऑफ क्रेडिट इन एंटिटीज बैंक अकाउंट एंड डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसमें भी whichever is earlier। इसका एक सम करते हैं। नहीं, ये मैं आपको बोल ही देती हूँ। कस्टमर ने चेक लिया है, डेट है 12, मंथ एक बार जाने देते। कस्टमर ने चेक लिया, डेट 12 है, बुक्स ऑफ अकाउंट में आया। समझो कस्टमर ने आज मुझे, आप नॉर्मली अकाउंट्स अगर आपने पढ़ा है, अगर आपको कस्टमर चेक देता है, आपको मतलब शॉपकीपर को अगर चेक दिया, तो शॉपकीपर अपने बुक में कब लिखेगा? उसी दिन या अगले दिन जब चेक क्लियर होगा? क्लियर होगा उसी दिन। BRS पढ़ा है वो, बैंक स्टेटमेंट वो सब, तो वो थोड़ा इधर ऐसा बोला है, जिस दिन आपको चेक दिया है तो जो शॉपकीपर वाले होते हैं वो लोग उसी दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते। तो चेक कब दिया? 12, लिखा किस दिन? 12, क्लियर कब हुआ? 13, टाइम ऑफ सप्लाई 12। क्यों? whichever is early। अगर ऑनलाइन पेमेंट किया है, समझो 15 को ऑनलाइन पेमेंट किया और आपका ध्यान नहीं गया, आपने लिख दिया 16 को अपनी बुक में, तो 15, whichever is earlier। चलो हाँ लिखो, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, एक सेकंड पॉज कर देना, मैं लिख देती हूँ। ये क्वेश्चन है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, रिमूवल ऑफ गुड्स, एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट, पेमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अब इसमें आप क्या देखोगे? ऑन और बिफोर। बिफोर द, तो क्या सही है? 6, तो डेट 6, इन दोनों में से डेट 15, इन दोनों में से डेट 6। सबको आ रहा है? इजी? अब आ जाओ पेज नंबर नेक्स्ट पे। एक सेकेंड, ये बाकी है। टैक्स जो लिखा है ना, टैक्स टू बी पेड ऑन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम हमने स्केड्यूल 3 में पढ़ा था, क्योंकि क्लेम एक राइट है, ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है। यहाँ पे बोला है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। स्पेसिफाइड मतलब जो स्पेसिफाई किए गए हैं तो उसका गिना जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है? इट एक्सक्लूड रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम
फ्रॉम द सेड एग्जाम्पशन, मतलब एग्जाम्पशन से आपको एक्सक्लूड कर रहे हैं। अगर आप कोई स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम कर रहे हो उसका सप्लाई, तो टैक्स को जो टाइम है वो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, एक्शनेबल क्लेम के टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। जिस दिन पेमेंट रिसीव हुआ वो है टाइम ऑफ सप्लाई किसका, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का। ओके, ये अलग पॉइंट है। और नीचे 1000 वाला इसमें भी सेम है। अब मैं आपको एग्जांपल्स पूछ रही हूँ, कोई बुक में मत देखना। अंतरा लिमिटेड सप्लाइड गुड्स टू मंत्रा लिमिटेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर गुड्स टू बी डिलीवर्ड ऑन द फैक्ट्री टू अंतरा लिमिटेड। अब ध्यान से सुनना, द गुड्स वर रिमूव फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ अंतरा लिमिटेड ऑन 9 सितंबर। गुड्स कब रिमूव हुए, 9 सितंबर। एंड गुड्स वर डिलीवर्ड टू द फैक्ट्री ऑफ मंत्रा ऑन 16 सितंबर। पहले तो ये बताओ, ये मूवमेंट ऑफ गुड्स है या नहीं है? क्योंकि गुड्स वर रिमूव, तो इसमें आप डिलीवरी टाइम नहीं देखोगे, क्योंकि यहाँ पे अपने को सिर्फ क्या बोला है, कब गुड्स रिमूव हुए। तो फर्स्ट डेट कौन सी हुई, 9। इशू इनवॉइस वाज इशूड ऑन 18 9/18 and the payment was credited to Antara's account on 20, although entry in the books was made on 19. तो 20 या 19? 19. 9, 18, 19, whichever is earlier, 9. earlier. तो time of supply 9. Easy? Okay. An order is placed, ये आप ही देख लो। Next illustration. Next box मत देखना, उसमें आंसर है। इसमें अब 18 अगस्त देखोगे? नहीं, क्योंकि ऑर्डर प्लेस किया उससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। 3 दिसंबर है, 7 दिसंबर है और 8 दिसंबर है, तो टाइम ऑफ 3 दिसंबर, 3 दिसंबर। इजी। केस लॉ बाद में। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब आप जो बोल रहे हो ना टाइम ऑफ सप्लाई इजी है, अब थोड़ा आएगा। रिवर्स चार्ज में क्या होगा, रिवर्स चार्ज में क्या होगा, हमने पढ़ा है रिवर्स चार्ज। यहाँ पे जो कस्टमर जीएसटी पे कर रहा है, अब उसको ध्यान में रख के आपको टाइम ऑफ सप्लाई बताना है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये 3 बक्से में क्या है। फर्स्ट, द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। यहाँ पे डेट था रिमूवल ऑफ गुड्स, अब यहाँ पे क्या आएगा, रिसिप्ट ऑफ गुड्स। डेट ऑफ पेमेंट एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, वो भी तो अपने बुक्स में लिखेगा क्या खर्चा हुआ है। या फिर द डेट विच द पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट, रिसिपिएंट है यहाँ पे, तो उसका क्या देखेंगे, कब डेबिट हुआ है। एंड थर्ड वाला पॉइंट देखो, रीड करना। The date immediately following 30 days from the date of issue of invoice or any other document. The date immediately following the 30 days, मतलब उस डेट के बाद के 30 दिन। ये लोग इतना ट्राई कर रहे हैं, जितना कंफ्यूज कर सकते थे। मैं सीधा 31st डे लिख सकते थे, क्या लिखना है चाहते तो ये लोग भी लिख सकते थे 31st डे, लेकिन इनकी मस्ती तो देखो, क्या लिखना, मस्ती क्या है, नहीं समझ में आया। तुम लोग ट्रेंड नहीं देखते हो, ठीक है। 31st डे लिख सकते थे, इनने क्या लिखा, द डे इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 डेज, मतलब ही 31st डे। यहाँ पे लिख दो इनवॉइस प्लस 31 डेज। 30 डेज ना, 31 डेज लिखो। क्यों? क्योंकि ये लोग बोल रहे 30 के बाद वाला देखो, तो सीधा 31 लिखेंगे अपन। आप लिखो, मैं समझ में आ जाएगा। जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होगा, कौन से 3 कंडीशन, पहला कब गुड्स रिसीव हुआ है, कब पेमेंट हुआ है, और कब इनवॉइस इशू किया है, प्लस 31 डेज। अब अपन इसका सम करते हैं। बस
डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 2/7/25, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स 10/8/25। अब मैं ये आपको बताती हूँ। डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट 2/8/25, 2 नहीं है 12 है, क्या वही 12/8/25। अब क्या बचा? डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट। अब एक बार सुनो, बोलो। हमें रिवर्स चार्ज में कौन से 3 चीजें देखनी है? Receipt of goods, रिसिप्ट ऑफ गुड्स, इश्यू ऑफ इनवॉइस, और ये तो पेमेंट है, तो इसमें तो क्या करेंगे विचार? पहले तो इसका ही कर दो, बता दो। 10/8/25। चलो ये डेट आ गई। इनवॉइस में क्या बोला है? इनवॉइस प्लस 31 डेज करो, 2/7/25 में और 31 डेज ऐड करो। बताती हूँ कैसे करके। आ जाओ बच्चों। कौन सा महीना है? 7, जुलाई। डायरेक्ट पता है कितने डेज? 31। 31, जब ऊपर आता है तो 31, नीचे आता है तो 30। जनवरी फरवरी मार्च, ये तो आता है ना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ऊपर ही आ रहा है, मतलब कितने डेज? 31, 31। और यहाँ पे कितने दिन जा चुके? 2, 31 - 2 29। जुलाई के कितने दिन गिने? 29। कितने डेज है? 31। और 2 ऐड करे तो क्या डेट आई? सेकेंड। 1 और 2, 2 डेट आई। समझ में आया कैसे 2 डेट आई? मैंने क्या किया, जुलाई में पहले टोटल कितने डेज होते हैं? 31। तो 31 में से ऑलरेडी इन लोग ने डेट क्या बताई है? 2। तो 31 में से 2 माइनस कर दिया, 29। तो जुलाई के डेज खत्म। अब और 2 डेज चाहिए, तो 1 अगस्त 2 अगस्त। तो डेट क्या आ रही है प्लस 31 डेज में? 2 अगस्त, 2 अगस्त। विच एवर इज अर्लियर। अगर आपका यही गलत, आप 2 या 3 या 4 लिख देते हो, तो आपका सम गलत। तो मेन है 31 डेज काउंट करना आना चाहिए। अगर समझो आपको ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं आपको एक और तरीका देती हूँ जो मैं करती थी। अभी तो मैं प्रो हो चुकी। अभी देखो 2 है, 2 से 12 10, 12 से 22 20, 22 से पहले 31 डेज है ना, तो 22 से 31 कितने हुए? 10 20 9। ठीक है, तो कितने डेज हुए टोटल? 29। फिर और 2। आपकी मर्जी, आपको जो, आपको कौन सा इजी लगा? पहले वाला। फर्स्ट वाला, वही ना। माइनस करो और प्लस करो, दोनों ही आते हैं। आप लोग स्मार्ट हो। तो मेन देखो आंसर ही ये आ रहा है, विच एवर इज अर्लियर। तो आप सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन आंसर आपका इस पे डिपेंड करेगा। अब मैं आपको सम देती हूँ, आप खुद से कैलकुलेट करना बिना बाजू वालों से पूछे। What is this? अच्छा, कवर अच्छा किया है। चलो 1 सेकंड पॉज कर दो। क्या आंसर आ रहा है ये सम का? 4 September 20। इसमें आप सबका आ रहा है। इसमें आपने क्या किया होगा?
31 माइनस 4 4. मतलब 27 डेज बचे और 4 डेज चाहिए, तो आपने और 4 डेज को ऐड किया तो 4 सितंबर। इसमें विचएवर इज अर्लियर दिस, 6. फिर इसमें विचएवर इज अर्लियर 4. 4। ऐसे करके आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का आंसर आएगा। एग्जाम में आधा से ज्यादातर कब कंफ्यूजन आता है? फॉरवर्ड चार्ज में तो आपको पता है डायरेक्ट, रिवर्स चार्ज में प्लस 31 करना है, ये तो आप अभी एक एक कंसेप्ट पढ़ रहे हो। एग्जाम में तो ऐसा आएगा आपको कौन सा विचार अर्लियर क्या समझ ही नहीं आएगा, इसीलिए इतने सम्स प्रैक्टिस करो ऐसा। क्लियर? कल मैं और सम्स, अभी मैं ज्यादा सम्स इसीलिए नहीं करवा रही हूँ कि कंसेप्ट भी कवर अप करना है और सम्स भी सिखाने हैं, ठीक है? अब एक नया लास्ट पार्ट एक वाउचर का देखते हैं। क्या वाउचर मतलब आप सबको पता है क्या? 5,000 की शॉपिंग करो, उस पर 2,000 का वाउचर फ्री, मतलब नेक्स्ट टाइम आप जब शॉपिंग करके आओगे तो 2,000 ऑफ होगा। ये वाउचर, ये एक होता है आइडेंटिफाइबल वाउचर, एक होता है नॉन आइडेंटिफाइबल। समझो आपने आपके बॉयफ्रेंड को गिफ्ट किया एक वाउचर और बोला तुझे जो खरीदना है खरीद, क्या ये सही गिफ्ट है? बिल्कुल नहीं, आपको पता होना चाहिए उसे क्या चाहिए। व्हाट इज दिस गर्ल्स? तो क्या है वाउचर, कैसा दो? नहीं समझ में आया मैंने ऐसा बोला अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है तो आपने ऐसा बोला ये ले वाउचर, तुझे ये शॉप से जो खरीदना है खरीद, पर जो खरीदना है उसे वो तो आपको पता होना चाहिए। यही चीज वो करे तो पता भी नहीं है, जाने दो, ऐसा करता वैसा करता, आप वो बोलोगे ऑब्वियसली, तो वो छोड़ो। तो भी कितना टाइप के वाउचर होते हैं? 2। आइडेंटिफाइबल, जैसे आपने बोला तू जाके लेके आ तेरे शूज, नाइकी के शूज, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? आइडेंटिफाइबल। जो खरीदना है खरीद, बहुत पैसा है, काम ही नहीं आएगा तेरा पैसा, क्योंकि उसे तो ऐसा ही लगेगा ना कि पता होना चाहिए। तो आइडेंटिफाइबल में आपने क्या बोला? शूज लेके आए। नॉन आइडेंटिफाइबल में क्या? जो भी खरीदना है खरीद। 2 टाइप के वाउचर तो समझ में आए। आइडेंटिफाइबल में अगर अपने देखो, अगर आइडेंटिफाइबल वाउचर आपने दिया है तो सबसे पहले तो आपने वाउचर खरीदा होगा या आपको दिया होगा। तो जब आपने आइडेंटिफाइबल खरीदा है, समझो शूज, तो शॉपकीपर को भी पता है, आपको भी पता है, समझो 18% GST है। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई आएगा द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ वाउचर। जब उनने मुझे वाउचर दिया और वो पता है कि शूज का ही वाउचर है, तो वो तभी का तभी अपना टाइम ऑफ सप्लाई गिना जाएगा। बट नॉन आइडेंटिफाइबल है, क्या पता वो शूज ले, कपड़े ले, वॉच ले, कुछ भी ले सकता है। तो यहाँ पे कौन सी डेट आएगी? जब वाउचर रिडीम करेंगे। लॉजिकल है। जब आइडेंटिफाइबल है तो इशुएंस के टाइम पे टाइम ऑफ सप्लाई, जब नॉन आइडेंटिफाइबल है तो रिडीम, जब रिडीम होगा तब। ये एग्जाम में आता है और ऐसा आएगा कि उसने शूज खरीदे तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए, अच्छा ये आइडेंटिफाइबल है, क्योंकि आपको रिडीम की डेट भी देंगे ये लोग कंफ्यूज करने। फिर आप ऐसा मत करना रिडीम और इसमें विचएवर इज अर्लियर, इधर नहीं है, वो इधर विचएवर इज अर्लियर नहीं है, इधर सिर्फ 2 ही कंडीशन है, आइडेंटिफाइबल तो इशुएंस, नॉन आइडेंटिफाइबल तो रिडीम डेट। ओके, इसका सीधा सम ही करते हैं पीछे वाले पेज पे। मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, आप आंसर मत देखो। ABC Limited enters into an agreement with Hush Puppies, buys the voucher. These voucher were issued on 14 December. कब इशू किए थे? 14 एक डेट आपको पता है। Company then distribute this voucher with denomination of 4,000 rupees to its employees on 24 December. कब डिस्ट्रीब्यूट किए? 24 December. क्या डिस्ट्रीब्यूशन डेट अपने को इम्पोर्टेंट है? नहीं. And it was valid until 31st January so that they can use this voucher for buying shoes of their choice. अब आप बताओ, और इन लोग ने बोला रिडीम किए क्यों? क्योंकि ये लोग ने बोले शूज खरीदने के लिए। तो डेट क्या हो गई? 14 दिसंबर। अब नेक्स्ट, निशा बाइज अ वाउचर फ्रॉम शॉपर स्टॉप फॉर ₹10,000 एंड गिव्स इट्स टू तरुण ऑन 14 फरवरी। यही गलती कर दी निशा ने, छोड़ो। उसने क्या दिया और कब तक वैलिड था? 29 फेब तक। तरुण ने जाके रिडीम किया ऑन 29 फेब। बताओ 29 Feb. इजी।
जो भी केस का बीच में पेंडिंग है वो हम कल देखेंगे। और एक सेकेंड, एक और क्वेश्चन यहाँ पे आया है। मिस्टर ए एन एग्रीकल्चरिस्ट, मिस्टर ए कौन था? एग्रीकल्चरिस्ट। उसने सप्लाईज रॉ कॉटन, और ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, रिवर्स चार्ज। और सुनो, एग्जाम में सिर्फ आप ऐसा नहीं लिख सकते, ये लिखा ये लिखा ये लिखा विच एवर इज अर्लियर, पूरी कंडीशन लिखनी पड़ेगी। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, द डे फॉलोइंग द 30 डेज, ये तीनों कंडीशन, फॉरवर्ड चार्ज में भी, रिवर्स चार्ज में भी, और वाउचर आए तो वाउचर की भी पूरी कंडीशन लिखनी पड़ेगी। बाद में क्या आपको 5 मार्क ऐसे ही देंगे? बिल्कुल नहीं। 5 मार्क, 4 मार्क, ऐसे ऐसे मार्क के ये सम आते हैं। इजी लग रहा है ना? तो आप इसमें स्कोर कर सकते हो। मैंने भी ऐसा ही किया था। जिसमें मैं स्कोर कर सकती हूँ उसके पीछे भाग ही जाओ कि ये तो कर ही सकते हैं, क्योंकि इधर एक डेट में आगे पीछे हुआ तो आपके 5 मार्क क्लियरली गए। अगर वो उनका दिल अच्छा हुआ तो क्या पता आपको उसको मार्क्स दे देंगे 1 मार्क कि आपने जो कंडीशन लिखी है, बट रेयर, क्योंकि अगर आपका ये आंसर ही गलत आएगा तो वो लोग इतना मेहनत नहीं करेंगे ऊपर देखने। ठीक है, अब सुनो, एक एग्रीकल्चरिस्ट है अंडर रिवर्स चार्ज, उसने बी को कॉटन शर्ट्स मैन्युफैक्चर करने दिए। अब इवेंट दे दिए, मिस्टर बी अप्रोचेज मिस्टर ए एंड प्लेसेज एन ऑर्डर फॉर 1 टन ऑफ कॉटन ऑन 10 मई। मिस्टर बी रिसीव द गुड्स। क्या फर्स्ट डेट इंपॉर्टेंट है? नहीं है। सुनो, वो अप्रोच करने गया और उसी दिन रिसीव हुआ है, तो डेट इंपॉर्टेंट हुई ना। फर्स्ट डेट रिसिप्ट ऑफ गुड्स। मिस्टर ए इश्यूज एन इनवॉइस 15 को, 20 को मिस्टर बी मेक्स द पेमेंट, और यहाँ पे क्लियर का हुआ 25। 20 और 25 में से विचएवर इज अर्लियर 20। अब बताओ इसमें क्या करेंगे? प्लस 31 डेज, क्योंकि रिवर्स चार्ज किस में 31 ऐड करोगे? 15 में। हाँ 15 में, तो 15 प्लस 31 15 जून। आपने इसमें से देख के बोला है ना? नहीं तो खुद से। ठीक है, क्लियर। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हुआ? विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, दैट इज 10। समझ में आया? कल हम सम्स ये करेंगे। और आज का लेक्चर इतना ही। बाकी कोई भी डाउट आप पूछते जाना, क्योंकि रोज नए नए कंसेप्ट आते जाएंगे। तो यहाँ तक तो ये सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।